हेलो एवरीवन। किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के स्टार्ट होने के बाद कई ऐसे इश्यूज क्रॉप अप होते हैं जिस पे पार्टीज और कोर्ट को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है चाइल्ड कस्टडी का, यानी कि डिस्प्यूट के पेंडिंग रहते हुए और डिवोर्स या सेपरेशन होने के बाद शादी से जो बच्चे हैं वो किसके पास और कहाँ रहेंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में डिटेल में चाइल्ड कस्टडी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं ये क्या होती है, इसको कौन फाइल कर सकता है, इसको फाइल करने का पूरा प्रोसेस और टाइमलाइन क्या है, और कोर्ट किन फैक्टर्स पे किसी भी पेरेंट को चाइल्ड कस्टडी ग्रांट करती है। और अगर आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड लिटिगेशन को फेस कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चाइल्ड कस्टडी क्या होती है। Child custody is the process through which one parent is granted the rights on the child over another parent by the court during or after separation or divorce। यानी कि चाइल्ड कस्टडी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोर्ट ये डिसाइड करती है कि बच्चा कौन से पेरेंट के पास रहेगा जब उनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पेंडिंग होता है तब। सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि चाइल्ड कस्टडी कैन ओनली बी फाइल्ड फॉर अ माइनर चाइल्ड एंड माइनर हियर मींस अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चाइल्ड कस्टडी के बारे में, यानी कि कोर्ट आपको किन किन तरीके की चाइल्ड कस्टडी अवॉर्ड कर सकता है। सबसे पहले आती है प्राइमरी या सोल कस्टडी। प्राइमरी या सोल कस्टडी में बच्चा एक पेरेंट के पास रहता है जिसके पास उसके कस्टोडियल राइट्स होते हैं और कोर्ट उसी को बच्चे का प्राइमरी केयरटेकर बना देता है। बच्चे की इमोशनल, एजुकेशनल और मेडिकल नीड्स के लिए वही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है। जब एक पेरेंट को फिजिकल या सोल कस्टडी मिल जाती है इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे पेरेंट का बच्चे पर कोई राइट नहीं होगा। ऐसे केसेस में कोर्ट जनरली दूसरे पेरेंट को विजिटेशन राइट्स ग्रांट करती है, जिसमें वो पेरेंट जिसके पास बच्चे की प्राइमरी कस्टडी नहीं होती उसे बच्चे से मिलने या फोन पे बात करने का राइट दिया जाता है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कोर्ट बच्चे के वेलफेयर और उस पेरेंट के राइट्स को कंसिडर करके डिसाइड करता है। विजिटेशन राइट्स किसी भी कस्टडी के केस के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि विजिटेशन राइट्स क्या होते हैं। विजिटेशन राइट्स का मतलब है रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द चाइल्ड विद अ नॉन कस्टोडियल पेरेंट। विजिटेशन राइट्स की ड्यूरेशन महीने में 1 से 4 बार हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड कन्वीनियंस ऑफ द माइनर चाइल्ड। विजिटेशन कोर्ट प्रीमाइसेस में भी हो सकती है या फिर कोर्ट नॉन कस्टोडियल पेरेंट को बच्चे से कोर्ट के बाहर यानी किसी मॉल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस पे मिलने की परमिशन भी दे सकता है। जनरली विजिटेशन कस्टोडियल पेरेंट की सुपरविजन में ही होती है, लेकिन विजिटेशन के दौरान कोर्ट कस्टोडियल पेरेंट को बच्चे और नॉन कस्टोडियल पेरेंट की कॉन्वर्सेशन, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करता है। ज्यादातर केसेस में 5 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी मदर को ही दी जाती है और फादर को विजिटेशन राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस एज में बच्चे की एजुकेशन, मॉरल और ग्रोथ में एक मदर ही सपोर्ट कर सकती है, विद सब्जेक्ट टू ऑब्वियस एक्सेप्शन। फिर बात करते हैं हम जॉइंट या शेयर्ड कस्टडी की। बहुत से केसेस में बच्चे दोनों में से किसी पेरेंट से अलग नहीं होना चाहते। इन सच सिनेरियोज court considering the welfare of the child can grant joint custody to both the parents। जहां बच्चा दोनों पेरेंट्स के साथ एडिक्वेट और इक्वल टाइम स्पेंड करता है, दो फिजिकल कस्टडी प्राइमरीली एक ही पेरेंट के पास रहती है। लेकिन ऐसे केसेस में बच्चे के मेजर डिसीजंस में इन्वॉल्वमेंट दोनों पेरेंट्स की ही रहती है। म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्सेस में पार्टीज कस्टडी से रिलेटेड डिसीजंस आपसी रजामंदी से लेती हैं। वो म्यूचुअली डिसाइड करती हैं कि बच्चे की प्राइमरी कस्टडी किसके पास रहेगी और विजिटेशन राइट्स किसके पास रहेंगे। लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स के केसेस में जहां दोनों पार्टीज बच्चे की कस्टडी लेना चाहती हैं, वहां पर custody of the child becomes a major dispute. But the question then comes, who has the right on the minor child after divorce? Well, the answer is that both the parents have equal rights on the child, लेकिन बच्चे की कस्टडी किस पेरेंट के पास रहेगी वो डिसाइड करने की पावर सिर्फ कोर्ट के पास होती है। अब सवाल है कि आप बच्चे की कस्टडी कैसे ले सकते हैं। इन इंडिया द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड can be obtained under the Guardians of the Wards Act 1980 read with the personal law। कोर्ट बच्चे की कस्टडी डिसाइड करने के लिए और उसके वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एथिकल अपब्रिंगिंग ऑफ
द चाइल्ड। कोर्ट बच्चे की कस्टडी डिसाइड करते वक्त सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि उसकी अपब्रिंगिंग एक अच्छे फैमिली एनवायरनमेंट में हो, जहां पर उसे गलत चीजें यानी कि चोरी करना, झूठ बोलना या गाली देना ना सिखाया जाए, बल्कि उसे डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज और पर्सनल एथिक्स सिखाए जाएं, ताकि वो जिंदगी में आगे चलकर ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयल्टी के रास्ते पर चले। सेकेंड फैक्टर इसमें आता है सेफ कीपिंग ऑफ द चाइल्ड का। कस्टडी डिसाइड करते वक्त कोर्ट को ये इंश्योर करना जरूरी है कि बच्चे के साथ किसी भी तरीके का वायलेंस, अब्यूज या एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, पेरेंट उसे निग्लेक्ट ना करे। इसीलिए कस्टडी उसी पेरेंट को दी जाती है जो कि बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाए, जहां बच्चा कंफर्टेबल और सिक्योर रहे। तीसरा फैक्टर इसमें आता है एजुकेशन का। अच्छी एजुकेशन देने का मतलब सिर्फ स्कूल फीस पे करना नहीं होता। कोर्ट ये भी देखती है कि पेरेंट्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो बच्चे की एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं और कितना पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द गार्जियन पर। कोर्ट पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटस को भी कंसीडर करता है और ये इंश्योर करता है दैट द पेरेंट हैज सफिशिएंट फंड्स टू सपोर्ट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। कस्टडी पेरेंट को तभी मिलती है जब वो कोर्ट को ये इंश्योर करता है that the child will not be deprived of the basic necessities of life like nutritious food, shelter, clothing, etc. and the needs of the child will not be neglected due to lack of funds. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मदर वर्किंग नहीं है या अनएम्प्लॉयड है तो उसे बच्चे की कस्टडी नहीं मिल सकती। ऐसे केसेस में अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे की कस्टडी मदर को देनी चाहिए और लैक ऑफ फंड्स की वजह से वो बच्चे को मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो कोर्ट मेंटेनेंस भी अवॉर्ड कर सकता है और मेंटेनेंस का अमाउंट फादर को पे करना होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों पार्टीज हिंदू हैं तो आप किन किन सेक्शंस के अंदर चाइल्ड कस्टडी क्लेम कर सकते हैं। प्राइमरीली द कस्टडी ऑफ अ हिंदू चाइल्ड इज गवर्न्ड बाय द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 रेड विद हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये एक्ट जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स पे भी अब एप्लीकेबल होता है क्योंकि वो भी हिंदूज की डेफिनेशन के अंदर ही लाई करते हैं। तो अगर आप कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो आप इन एक्ट्स के अंदर फाइल कर सकते हैं। अगला आता है सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर दोनों पार्टीज का कोई भी केस फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ऑलरेडी फाइल्ड है तो वो सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर बच्चे की कस्टडी के लिए फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टीज अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करती हैं, तो वो सेक्शन 38 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकती हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी मदर्स अपने बच्चे की इंटरिम कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कस्टडी के केस के डिस्पोजल में काफी टाइम लग सकता है, इसलिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन द नॉन कस्टोडियल पेरेंट कैन आल्सो फाइल एन इंटरिम एप्लीकेशन टू एक्सरसाइज हिज पेरेंटल राइट्स। दिस विल आल्सो इंक्लूड द एप्लीकेशन फॉर विजिटेशन राइट्स। अब सवाल आता है कि हु कैन फाइल फॉर चाइल्ड कस्टडी। लॉ ये कहता है कि मदर और फादर बच्चे के नेचुरल गार्जियंस होते हैं और वो दोनों ही चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि चाइल्ड कस्टडी का केस कहाँ फाइल होगा। Section 9 of the Guardians and Wards Act says that the custody petition for a child can be filed at the place where the child normally or usually resides। यानी कि आप वो केस उस फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर बच्चा रहता है। अब सवाल आता है कि चाइल्ड कस्टडी के केस को डिसाइड करने की ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है। केस को डिसाइड करने का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, लेकिन ऐसे केसेस के डिस्पोजल में जनरली 2 से 3 साल लग ही जाते हैं। However, even during the pendency of the petition, आप एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ फाइल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने पेरेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने की परमिशन कोर्ट से ले सकते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कस्टडी डिस्प्यूट्स में ह्यूमन बिहेवियर के इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जो कि काफी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इसलिए कस्टडी का डिस्प्यूट डिसाइड करने का कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता। दोनों पार्टीज एक दूसरे पर एलिगेशन लगाती हैं और वो एक दूसरे के बिहेवियर को बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए इनएप्रोप्रिएट बताती है। लेकिन कोर्ट बच्चे के वेलफेयर को पैरामाउंट कंसिडरेशन देता है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है और कस्टडी उसी पेरेंट को दी जाती है who is successful in satisfying the court that the interest of the child
best lies with them. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने जरूरी हैं अगर आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड लिटिगेशन को फेस कर रहे हैं। अगर आप एक फादर हैं और आप अपने बच्चे की कस्टडी क्लेम करना चाहते हैं तो आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए पे करना शुरू कर देना चाहिए। मेंटेनेंस का अमाउंट कोई भी रीजनेबल अमाउंट हो सकता है जिससे कि बच्चे की सारी ज़रूरतें पूरी हो पाएं। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि कोर्ट ने मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड किया है या नहीं। आप आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अपने बच्चे के लिए कोई भी रीजनेबल अमाउंट पे करना स्टार्ट कर सकते हैं और जब कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करेगी तो फाइनल अमाउंट में आपका ये अमाउंट भी एडजस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट कभी भी दो सिबलिंग्स को अलग नहीं करती, तो कोर्ट की कोशिश हमेशा यही रहती है कि दोनों बच्चे एक ही पेरेंट के पास रहें ताकि उन दोनों का आपस का बॉन्ड और लव एंड अफेक्शन बना रहे। अगली ज़रूरी बात ये है कि चाहे बच्चा आपकी कस्टडी में है या आपके स्पाउस की, बच्चे पर आप दोनों का इक्वल राइट है। तो आपको बच्चे की हर एजुकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि द चाइल्ड गेट्स लव एंड अफेक्शन ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ऐसे केसेस में जहां पेरेंट्स बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जॉइंटली फुलफिल करते हैं वहां ज्यादातर केसेस में कोर्ट जॉइंट कस्टडी ग्रांट कर देता है। अगर आपका बच्चा आपके स्पाउस के पास है और आप किसी अलग सिटी, स्टेट या कंट्री में रहते हो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट विजिटेशंस पॉसिबल नहीं हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ वॉइस या वीडियो कॉल्स के थ्रू भी टच में रह सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और कोर्ट आपको बच्चे के साथ वॉइस और वीडियो कॉल्स करने की परमिशन दे सकता है। कोर्ट एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करेगा जिसमें स्पेसिफिक डेज और स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड होगा जिसके दौरान आप बच्चे से बात कर सकते हैं। अगली जरूरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में माइनर गर्ल चाइल्ड की कस्टडी मदर को ही दी जाती है बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेसी, प्यूबर्टी एंड केयर। इट इज बिलीव्ड दैट ओनली मदर कैन टेक केयर ऑफ अ माइनर गर्ल। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में माइनर गर्ल चाइल्ड की कस्टडी फादर को भी दी जा सकती है, जैसे कि उन सर्कमस्टांसेस में जहां कोर्ट को ऐसा लगता है कि मदर का कोई इलिसिट अफेयर चल रहा है और बच्चे का अपब्रिंगिंग एक अनहोली एनवायरनमेंट में हो रहा है, या फिर द मदर इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर केयर, लव एंड अफेक्शन टू द माइनर चाइल्ड, तो कोर्ट उन केसेस में बच्चे की कस्टडी फादर को भी दे सकता है। अगली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोर्ट बच्चे की विश को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, स्पेशली अगर बच्चे की उम्र 12 साल से ऊपर है और बच्चा अपने लिए सही और गलत समझ सकता है, तो कोर्ट बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसकी विश को कंसिडर करके और उसके वेलफेयर को कंसिडर करके बच्चे की कस्टडी डिसाइड कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक और ज़रूरी एस्पेक्ट के बारे में। कुछ स्पेशल कंडीशंस में जहां चेंज इन सर्कमस्टांसेस होता है, उन केसेस में नॉन कस्टोडियल पेरेंट कोर्ट में कस्टडी के लिए रीअप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर कस्टोडियल पेरेंट ने रीमैरिज कर ली है और स्टेप पेरेंट का बिहेवियर बच्चे की टुवर्ड्स वायलेंट या अब्यूसिव है, तो ऐसे केसेस में नॉन कस्टोडियल पेरेंट चेंज इन सर्कमस्टांसेस के बेसिस में या फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस के बेसिस पे कोर्ट में री एप्लीकेशन फॉर कस्टडी फाइल कर सकता है और कोर्ट चेंज इन सिचुएशन और चेंज इन सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करके बच्चे की कस्टडी को फिर से डिसाइड कर सकती है। अगर आपकी कस्टडी या मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर्स के ऊपर कॉल करके हमारी टीम से अपनी क्वेरी को क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन पे जाकर अपनी क्वेरीज और कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए। थैंक यू सो मच। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।